कि मेहनत कर कर के पिता बेटे को संसार दिखा देता है। कि मेहनत कर कर के पिता बेटे को संसार दिखा देता है और शादी हो जाने के बाद बेटा कि शादी हो जाने के बाद बेटा माँ बाप को वृद्ध आश्रम पहुंचा देता है। कि शादी हो जाने के बाद बेटा माँ बाप को वृद्ध आश्रम पहुंचा देता है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों आज का मोटिवेशन आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा। बच्चों ये जो शायरी मैंने अभी आपको बोली थी वो इसलिए बोली थी कि बच्चों एक पिता मेहनत कर करके आपको पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर देते हैं। बच्चों माँ बाप का सपना बहुत बड़ा होता है जो कि अपने बच्चों के प्रति होता है। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आप हो कि बिल्कुल भी माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। तो बच्चों मेरा मानना यही है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। जब तक आप अपने सपने को और अपने माँ बाप के सपने को पूरा नहीं कर देते हो, जब तक जी जान लगा दीजिए और जब तक निरंतर प्रयास करते रहिए, जब तक आप अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर देते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होते हैं बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं द्विघात समीकरण। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है। तो बच्चों द्विघात आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि द्विघात का मतलब होता है बच्चों जिस चर की घात दो हो, जिस चर की घात दो हो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब देखो बच्चों, जैसा कि मान के चलिए यहां पर लिया मैंने एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो बच्चों समीकरण जहां पर भी आएगा तो उसमें दो साइड दी जाती हैं। एक होती है हमारी LHS और एक होती है RHS। एक होता है द्विघात बहुपद जिसमें घात दो होती है, वो बहुपद कहलाता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि उसमें कोई दो साइड नहीं होती, उसमें एक ही साइड होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण के लिए एक आपको नॉर्मल सा सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। जहां पर बच्चों आप देख पा रहे हो a b और c ये क्या है, यहाँ हमारी ये a b c यहाँ वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? एक तरीके से वास्तविक संख्या होती हैं जिस तरीके से हम कह सकते हैं 1 हो गई, 2 हो गई, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही जगह पर 0 नहीं आना चाहिए। अगर एक ही जगह पर 0 आ गया तो वहां पर जो हमारा x² होगा वो उसमें गुणा होके 0 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर ये इस तरीके से नहीं आएगा 0x² प्लस के 5x और प्लस के 6, ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। द्विघात समीकरण होगा तो 2x² प्लस के 6x और प्लस के 5 बराबर 0। यहाँ पर ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समीकरण का मतलब ये होता है कि यहाँ पर बराबर में कोई ना कोई हमारी संख्या आनी चाहिए, तो वो हो जाएगा संख्या हो, मतलब संख्या जैसे कि कोई पूर्णांक होना चाहिए। 0 है, -1, -2, -5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से हमारा ये द्विघात समीकरण माना जाएगा। और द्विघात समीकरण का मतलब होता है बच्चों कि जिस चर की घात 2 होनी चाहिए, बस खाली 2, अगर उस पर 3 घात आ गई तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। अगर ये इस तरीके से आ जाता है जैसे कि x³ प्लस के 6x² प्लस के 5x प्लस के 4 बराबर 0, तो बच्चों ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। अगर ये आ जाता है यहाँ पर 6x² प्लस के 5x और प्लस के 4 बराबर 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आइएगा हम सबसे पहले प्रश्न नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं और आज आपको एक एक करके सभी प्रश्नों को हल कराते हैं। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 और यहाँ पर x - 3 है। तो हमें बच्चों यहाँ पर कम से कम नहीं तो हमारे 6-7 प्रश्न दे रखे हैं
जहाँ पर अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न लिए हैं और यहाँ पर हम एक-एक करके सभी प्रश्नों को हल कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसे हमें देखना है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab, a की वैल्यू x है और गुणा b की वैल्यू 1 है। अब यहाँ बच्चों 2 का गुणा करेंगे इसमें, तो ये 2x और 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया 6। तो यहाँ देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर है प्लस के 1 और प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 2x बराबर ये है 2x माइनस के 6। अब देखो बच्चों, क्या इसमें x की घात 2 है? जी हाँ है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आप देखो तो ये 2x है और ये भी 2x है। जब इसको हम एक साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस के हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे पास में x की घात 2 होनी चाहिए, कोई भी चर की घात 2 होनी चाहिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और यहाँ पर बराबर माइनस के 6। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा वाला भाग। दूसरा वाला भाग है बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के x। बच्चों इसको पहले हम पूरा सॉल्व करेंगे। ये है माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 6। अब इसका गुणा हम यहाँ पर करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा x में करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस के 2x है बराबर माइनस के 2 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, और माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, और ये आ जाएगा 2x। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ, ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं अगला भाग। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 1, ये दोनों अलग अलग कोष्टक में दिए हैं, और यहाँ पर है x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहले इसको हमें हल करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए x का गुणा करेंगे हम x में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा करेंगे हम माइनस के 2 में, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x। देखो बच्चों, x का गुणा हमने x में किया तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस के 2x। अब एक का गुणा करेंगे हम x में, तो ये आ जाएगा x, और एक का गुणा करेंगे माइनस के 2 में, तो ये आ जाएगा माइनस के 2। अब ऐसे ही बच्चों x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा प्लस के 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 3x। अब x का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 1, और उसके बाद हम प्लस के 3 का गुणा माइनस के 1 में करेंगे तो माइनस के 3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ पर x का गुणा जब माइनस 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, ये आपको ध्यान रखना है। x का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के x, और 3 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 3। अब यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये एक्स स्क्वायर है और बराबर में ये भी एक्स स्क्वायर है। जब हम एक्स स्क्वायर को जब यहाँ लेके आएंगे, बराबर से इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस होगा तो ये क्या होगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या हुआ? ये कट गया। अब बचा क्या हमारे पास में? अब देखो यहाँ पर ये कुछ भी बचे, लेकिन जब तक किसी चर की घात 2 नहीं होगी तो वो द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये वैसे क्या बच रहा है? ये माइनस के 1x बच रहा है, और ये माइनस के 2 है। यहाँ पर ये 2x बच रहा है, और ये माइनस के 3 है। तो बच्चों आप बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चर की घात 2 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला वाला भाग, अगला भाग है बच्चों यहाँ पर देखो x माइनस 3, तो इसका गुणा हम करेंगे इससे, तो 2x का गुणा हम x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। 2x का गुणा हम यहाँ पर करेंगे तुम्हारा माइनस 3 से, तो माइनस के 6x हो जाएगा। अब एक का गुणा हम x से करेंगे तो प्लस के x आ जाएगा, एक का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा। अब बच्चों x का गुणा x से करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और x का गुणा 5 से करेंगे तो ये 5x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए ये 2x स्क्वायर है और ये 1x स्क्वायर है। तो बच्चों जब हम 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर को हम यहाँ लेके आएंगे, उसके बाद में ये क्या है? माइनस के 6x में से प्लस का x गया, तो माइनस के 5x बचेगा, माइनस के 3, और बराबर ये क्या बचा? 5x। अब यहाँ देखो बच्चों आप,
2x² में से 1x² गया तो क्या बचा 1x², और यहाँ पर ये क्या है माइनस के 5x है, x को x के पास ले आइए, ये भी माइनस के 5x हो जाएगा, माइनस के 3 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों वैसे तो यहीं से ही पता चल रहा है कि ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये x की घात 2 है यहाँ पर, माइनस के 10x और बराबर 3। अगर आप चाहो तो इसको भी आप यहीं रहने दो और ये हो जाएगा 0। तो अब यहाँ देखो बच्चों, क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी भी चर की घात 2 होती है तो वहाँ पर वो द्विघात समीकरण माना जाएगा, और वो कब माना जाएगा? जब बराबर में कोई संख्या होगी। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं अगला भाग। अगला भाग क्या है बच्चों? यहाँ पर 2x माइनस के 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों? हम x का गुणा करेंगे 2x से, तो ये आ जाएगा 2x²। x का गुणा करेंगे हम माइनस 1 से, तो माइनस के x आ जाएगा। माइनस के 3 का गुणा करेंगे हम यहाँ पर 2x से, तो ये आ जाएगा माइनस के 6x। माइनस के 3 का गुणा करेंगे माइनस 1 से, तो प्लस के 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद में बच्चों यहाँ देखो, x का गुणा करेंगे हम x से, तो ये हो जाएगा x²। x का गुणा करेंगे हम 5 से, तो प्लस के 5x। माइनस 1 का गुणा करेंगे यहाँ पर माइनस x आ जाएगा। इसका गुणा हम इससे करेंगे माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए बच्चों, ये क्या है 2x² है। अब यहाँ पर ये 1x² है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। वैसे बच्चों हमें मेन चीज़ इसी को देखना होता है कि यहाँ पर इसे घटाएंगे या काटेंगे तो ये कितना बचेगा। ठीक है जी, अब इनको तो हल आप करो या मत करो, पर चलो कर लेते हैं। माइनस के 7x प्लस के 3 है, 5x में से 1x गया तो 4x, और ये माइनस के 5 है। अब यहाँ देखिए बच्चों, 2x में से 1x गया, मतलब 2x² में से 1x² गया तो 1x² बचेगा। सही है कि नहीं? ये माइनस के 7x है, इसको आप इधर ले आइए, माइनस के 4x है। ये प्लस के 3 है, और इसको भी इधर ले आओ बराबर से, तो प्लस के 5 हो जाएगा। बच्चों साइड चेंज करने पर चिन्ह भी चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस के 5 है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये x² है, और ये माइनस के 7x और माइनस के 4x, तो माइनस के 11x आ जाएगा, और प्लस के 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो क्या ये यहाँ पर द्विघात समीकरण है? जी हाँ, यहाँ पर x की घात 2 आ रही है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब बच्चों हम देखते हैं अगला वाला भाग। यहाँ पर ये है x² और प्लस ये है 3x और प्लस के 1 बराबर ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है बच्चों। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस के 2ab, माइनस के 2ab। अब देखो बच्चों, ये x² है, ये प्लस के 3x है, ये प्लस के 1 है, बराबर ये क्या हो जाएगा x², ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये माइनस के 2 दूनी 4x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए x² से x² कट जाएगा, बचा क्या? अब यहाँ क्या बच रहा है बच्चों? देखो 3x प्लस के 1 बराबर ये क्या 4 और माइनस के 4x। तो यहाँ पर बच्चों x की घात 2 है? नहीं है, तो यहाँ पर x की घात 2 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला भाग। x प्लस 2 का होल क्यूब है बराबर, यहाँ पर ये क्या है 2x और 2x माइनस के 1। अब बच्चों इसको हम हल करेंगे और फिर देखते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये a प्लस बी का होल क्यूब है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये हमारा सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा a का क्यूब और प्लस b का क्यूब। बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है, और प्लस के 3ab, 3 इंटू a की वैल्यू x है इंटू b की वैल्यू 2 है, और ब्रैकेट में होता है बच्चों a प्लस b, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, बराबर 2x का गुणा 2x में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x²। 2x का गुणा माइनस 1 से करेंगे बच्चों तो ये माइनस के 2x। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? ये होता है 8, प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी
6x और यहाँ पर है ये x प्लस 2 बराबर बच्चों ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस के 2x। अब देखो बच्चों ये हमें अभी और आगे हल करना पड़ेगा। x³ प्लस के 8 अब प्लस 6x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² और 6x का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x बराबर ये 4x² और माइनस के 2x। अब देखो बच्चों बच्चों यहाँ पर देखो ये x की घात 3 आ रही है, ठीक है ना, और ये 6x² और ये 4x² है। तो बच्चों ये x² कटे या ना कटे, लेकिन जब तक ये x³ नहीं कटेगा जब तक ये द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। लेकिन बच्चों अब ये x³ कट नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जिस हमारे समीकरण में x की घात 3 आ गई तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा नहीं, ठीक है ना। अगर ये x³ कैसे भी करके कट जाता, जैसे मान चलो यहाँ पर x³ होता और यहाँ पर भी x³ है, तो ये x³ से x³ कट जाता तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं, तो ये द्विघात समीकरण होता, ठीक है बच्चों। लेकिन इस कंडीशन में ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर ये देखो x का क्यूब माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है। तो बच्चों ये देखो ये x³ है माइनस के 4x² है और ये माइनस के x और प्लस के 1 है बराबर। अब बच्चों यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा a³ माइनस के b³ माइनस के 3ab 3 इंटू a इंटू बी और कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर x³ है, ये माइनस के 4x² है, ये माइनस के x और प्लस के 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा x की घात 3, 2 का घन कितना होता है 8 माइनस के 3 दूनी 6x और ये है x माइनस के 2। अब यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर आपको पता चल रहा है बच्चों, अभी थोड़ा सा और हल कर लेते हैं इसको। 4x² माइनस के x और प्लस के 1 बराबर ये x³, ये बच्चों माइनस के 8 है, इसका गुणा हम यहाँ करेंगे तो माइनस के 6x² हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब यहाँ देखो बच्चों ये x की घात 3 है, ये भी x की घात 3 है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे कट जाएगा बच्चों, जब हम इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये प्लस माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ देखो बच्चों यहाँ ये माइनस के 4x² है, ये माइनस के 4x² है, ठीक है जी, इसको भी इधर ले आओ तो ये प्लस के 6x² हो जाएगा। ये माइनस के x है बच्चों ये वाली, और इसको इधर ले आओ तो माइनस के 12x हो जाएगी, प्लस के तो माइनस की हो जाएगी। ये प्लस का 1 है और इसको बराबर से इधर लेके आएंगे बच्चों तो ये प्लस का 8 है हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 6 में से 4 गए तो ये बचेगा 2x² माइनस के ये कितना हो जाएगा 13x और ये प्लस के 9 बराबर 0। अब यहाँ देखो बच्चों क्या ये द्विघात समीकरण है, जी हाँ बच्चों ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x³ से x³ कट गया है तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हमने पहले वाले प्रश्न के सभी भाग कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको कोई सा भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक बार फिर से प्रयास करके आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पर निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और यहाँ पर दूसरे का पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक आयताकार मैदान है, मान के चलो भूखंड का मतलब कोई मैदान है या खेत है, आयताकार है। आयताकार क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहा है कि जो आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, और क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई याद करनी है और यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनाना है, जैसा कि दूसरे वाले प्रश्न में बोल रखा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए।
तो देखो बच्चों इसको हम कैसे हल करेंगे, आइएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें इतना दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम यहाँ मान लेंगे, सबसे पहले माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितनी है, यहाँ पर x मीटर है, हमने ये मान लिया बच्चों, ठीक है ना। उसके बाद में लंबाई क्या है बच्चों, ये आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर, ये बच्चों लिख लेना आयताकार, ठीक है ना। तो लंबाई ये कह रहा है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई, अब देखो चौड़ाई क्या हमारी x है, इसके दुगने से 1 मीटर अधिक है, ठीक है बच्चों, ये हमारी 1 मीटर अधिक है। अब बच्चों प्रश्न में क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रश्नानुसार, ध्यान से देखना, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है बच्चों। तो ये 528 है, लंबाई हमें कितनी दी है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए 2x प्लस के 1 है, और चौड़ाई हमारे पास में कितनी है, यहाँ पर x है, बराबर ये है 528, ठीक है जी। अब x का हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस के x और बराबर 528, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया, 2x² प्लस के x है बच्चों यहाँ पर, और 528 को बराबर से इधर लेके आएंगे तो माइनस के 528 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पर ये द्विघात समीकरण तो निकल गया, अब लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो देखो अब इसके हम गुणनखंड काटेंगे, 528 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1056, ठीक है बच्चों। अब 1056 के हमें फैक्टर काटने हैं यहाँ पर, तो 2 से 5 बार और ये 28 बार, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, ये आ जाएगा, 2 से ये आ जाएगा और 2 से ये आ जाएगा और ये 31 से ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 2x² प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 33x और माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर 0। अब यहाँ देखो बच्चों ये हमने कैसे कर दिया, यहाँ पर गुणा करने पर तो जो है 528 का गुणा हमने 2 में किया था ना, तो 1,856 आना चाहिए, और प्लस करने पर 1 आना चाहिए। तो 33 में से 32 को उठाएंगे तो 1 आएगा, और 33 का गुणा 32 में करेंगे तो ये 1,856 आ जाएगा। अब यहाँ बच्चों हमने 1x कॉमन ले लिया है, तो ये क्या बचेगा, 2x प्लस, यहाँ देखना बच्चों ये आ जाएगा 33, ये क्या आ जाएगा 33। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम 16 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 16 का भाग 32 में जाएगा 2 बार, और यहाँ पर हमें 2 ही लेके आना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 16 का भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 33 बार, ठीक है बच्चों। तो एक तो आ जाएगा हमारा 2x प्लस के 33, और एक आ जाएगा हमारा यहाँ पर x माइनस के 16, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम बराबर में 0 लगाएंगे। अब ये बच्चों 2x प्लस 33 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर ये 33 इधर जाएगा तो माइनस के 33 हो जाएगा, और 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो और एक आ जाएगा x माइनस के 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। अब देखो बच्चों जो x हमने क्या माना था, यहाँ पर x हमने आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानी थी, तो ये तो आ जाएगी यहाँ पर 16 मीटर, जो चौड़ाई है वो 16 मीटर आ जाएगी, और जो लंबाई है बच्चों वो कितनी आएगी, 2 गुणा x का मान 16 निकला है प्लस के 1 है, तो 16 दूनी 32 और 32 और 1 बराबर आ जाएगा बच्चों 33 मीटर, 33 मीटर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हमारी चौड़ाई आ गई और ये हमारी 33 मीटर लंबाई आ गई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 चीज़ें हमसे पूछी गई थी,
दोनों चीज़ें हमने निकाल दी हैं। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा भाग क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, ठीक है जी, और उनका गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक हमें कैसे ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे बच्चों, ये देखिए आप, माना कि पहली संख्या हम क्या मानेंगे, x, और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हम क्या मानेंगे बच्चों, x प्लस 1, ठीक है जी। ये हो गई पहली हमारी x हो गई, दूसरी हो गई x प्लस 1। अब देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 306, जो कि हमें दिया है। अब x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x का गुणा 1 से करेंगे x, बराबर आ जाएगा 306। तो x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 306 बराबर में 0, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा द्विघात समीकरण तो आ गया। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात और करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स है और माइनस के 306 है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करने पर तो 306 आना चाहिए और माइनस करने पर 1x आना चाहिए, मतलब कि 1 आना चाहिए। तो 306 के जब हम यहाँ पर गुणनखंड काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 153, 3 से ये कटेगा 51 बार, और 3 से कट जाएगा 17 बार, और 17 से कट जाएगा 1 बार। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। तो 18 गुणा 17 करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 306, और 18 में से 17 गए तो ये बचेगा 1, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के तो 18x लेंगे और प्लस के 17x लेंगे, ये माइनस के 306 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस के 18 और प्लस के यहाँ से 17 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस के 18 बराबर 0। तो एक आ जाएगा x प्लस के 18, और दूसरा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर x, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, x माइनस के 18, दूसरा आ जाएगा x प्लस के 17 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ देखो ये x माइनस के 18 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 18, एक तो 18 आ गया प्लस के, और x प्लस के 17 बराबर 0, x बराबर माइनस के 17। तो यहाँ पर ये आ गया बच्चों। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो संख्या है ना प्लस वाली ली जाएगी। तो पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास में 18, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, अगर एक संख्या 18 है तो दूसरी क्या हो जाएगी 19 हो जाएगी, क्योंकि क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका अगला भाग। अगला भाग है बच्चों यहाँ पर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है, रोहन से। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब कि यह जो रोहन की आयु थी और जो रोहन की माँ की आयु थी उसमें 3 वर्ष पश्चात, मतलब अब जो वर्तमान आयु है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है बात, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल, और सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा तो इसी को हम x मान लेंगे। रोहन की वर्तमान आयु रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष, ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया है। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की जो माँ की आयु बच्चों वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों ये कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, ठीक है ना। तो ये x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी।
अब देखो बच्चों, ये प्रश्नानुसार ये क्या बोलना चाह रहा है? प्रश्न के अनुसार ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो है 3 साल बाद, 3 वर्ष का मतलब 3 साल बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद में। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? रोहन की आयु जो है वो हो जाएगी x+3 वर्ष। मान के चलो अब उसकी आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगी। और रोहन की जो माँ की आयु है, माँ की आयु वो कितनी हो जाएगी बच्चों? x+3, सॉरी ये वैसे कितनी थी इसकी? x+26 थी, इसमें 3 और जुड़ जाएगा तो ये इतने वर्ष हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अब ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, वो भी क्या? गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल, मतलब कि x+3 और यहाँ पर कितना है बच्चों? ये है x+26 और 3 ये है 29। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है? इनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम यहाँ से हल कर देते हैं। तो देखो बच्चों, x+3 और ये x+29, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार और। x+3 और ये है यहाँ पर x+29 बराबर ये कितना है? 360। तो बच्चों x का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², x का गुणा 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 29x, और उसके बाद में 3 का गुणा x से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और 3 का गुणा 29 में करेंगे तो ये आ जाएगा 87 बराबर 360। अब यहाँ देखो बच्चों, ये x² है और प्लस ये कितना है? 32x, और प्लस ये 87 है बच्चों। यहाँ पर इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस के 360 हो जाएगा। ठीक है जी, तो x² प्लस के 32x है, माइनस 360 में से, अगर 360 में से बच्चों 87 गया, 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ बचेगा 273। तो बच्चों यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? देखिए अब 273 है, गुणा करने पर 273 आना चाहिए, और यहाँ पर ये प्लस करने पर 32 आना चाहिए। अब इसके फैक्टर काटेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम 273 के गुणनखंड काटेंगे, 273 के 3 से कट जाएगा ये 91 बार, और ये उसके बाद 7 से कट जाएगा 13 बार, और ये 13 से कट जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 13 या 39। तो ये देखो बच्चों, ये x² प्लस के तो 39x आ जाएगा, और माइनस के 7x आ जाएगा, माइनस के 273 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 39 आ जाएगा बच्चों, माइनस के 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 39 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक आ जाएगा x प्लस के 39, और एक कितना आ जाएगा बच्चों? x माइनस के 7। अब मेन आंसर हमारा यहीं से ही निकलेगा, x माइनस के 7 बराबर 0। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा हम यहाँ इसको हल कर देते हैं। ये x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 बराबर 0 और x बराबर 7, जो हमारी प्लस की संख्या निकलेगी वही हो जाएगी वर्ष में। ठीक है ना, ये तो हमारी माइनस में निकलेगी बच्चों। ये x प्लस के 39 बराबर 0 है, x बराबर माइनस के 39, तो ये प्लस वाली वैल्यू है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आई है वो 7 वर्ष निकल के आई है, और 7 वर्ष का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर हमने x किसको माना था? रोहन की वर्तमान आयु मानी थी। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है वो 7 वर्ष है। ठीक है बच्चों, रोहन की ही आयु पूछी है, तो रोहन की आयु कितनी है? 7 वर्ष। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका अंतिम भाग। अंतिम भाग क्या है बच्चों? यहाँ पर एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है बच्चों, ठीक है ना। ये मार्कर ले लेते हैं दूसरा, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले या तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो चाल बराबर जो होता है या फिर समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है बच्चों? दूरी बटे चाल।
तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ हम क्या मानेंगे, माना कि जो हमसे पूछा है उसी को हम मान लेंगे। यहाँ रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो माना कि रेलगाड़ी, बच्चों थोड़ा सा समझना इस क्वेश्चन को, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने ये मान लिया बच्चों, ठीक है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में वो x किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर हमें दूरी कितनी दी है, दूरी यहाँ पर टोटल कुल दूरी दी है, यहाँ हम लिख लेंगे कुल दूरी बराबर दी है बच्चों 480। इसको हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक सूत्र बताया है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो बच्चों यहाँ पर हमें दूरी कितनी दी है 480 और चाल हमें कितनी दी है x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या निकल के आया है, ये आया है समय बराबर 480 बटे में x। अब बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हल करते हैं। देखो बच्चों, ये समय है और ये भी समय है, तो इसको 480 बटे x को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, और ये भी हमारा 480 बटे क्या है, x है, तो इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा 480 समय की जगह पे हमने इसको लिख लिया, क्योंकि ये भी हमारा समय है और ये भी समय है। अब ये कह रहा है बच्चों कि अगर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर चाल में से अगर हम 8 किलोमीटर, देखो ये चाल हमारी x ही तो है, तो इसमें से अगर 8 घंटे का समय कम कर दें, मतलब 8 घंटे की चाल कम कर दें, तो यहाँ पर समय 3 घंटे का अधिक समय लेगी है, ठीक है ना भाई। अब चाल कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम मानेंगे 1, इन दोनों का लासा लेंगे x आ जाएगा, 1 का गुणा करेंगे इसमें, हम थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, 1 का गुणा करेंगे इसमें 480 और प्लस के 3 का इसमें गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3x। ये आपको देखना है ध्यान से। उसके बाद हम बच्चों ये 480 बटे x माइनस के 8। अब बच्चों इसमें हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम गुणा करेंगे x का, पहले x का गुणा करेंगे 480 में, तो ये आ जाएगा आपका 480x, और बच्चों माइनस 8 का गुणा करेंगे 480 में, तो ये आ जाएगा 8 8 64, है ना, और 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 38, ठीक है जी। ये आ गया भाई। देखो x का गुणा किया हमने इसमें तो 480x आ गया, और 8 का गुणा किया हमने यहाँ पर तो माइनस के इतना आ गया। अब बच्चों x का गुणा करेंगे 3x में, तो ये आ जाएगा 3x², और उसके बाद हम माइनस के 8 का गुणा करेंगे इसमें तो माइनस के 24x, और बराबर में बच्चों ये क्या आ जाएगा 480x। ये बराबर में 480x है बच्चों, ध्यान से देख लेना आप, ठीक है ना। ये बराबर में क्या है 480x है। ये मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये 480x है और ये भी 480x है। अगर इसको हम प्लस माइनस को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये कट जाएगा बच्चों, 480x से 480x कट जाएगा। अब बचा क्या बच्चों हमारे पास में, तो यहाँ पर ये बच रहा है बच्चों, देखो एक तो ये है 3x², ठीक है जी, और उसके बाद है एक ये है माइनस के 24x, ठीक है जी। उसके बाद है ये है माइनस के 3840, बराबर इधर क्या रह जाएगा बच्चों 0, इधर 0 रह जाएगा। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, छोटा हो जाएगा ये थोड़ा, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 8x और माइनस के 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और ये 0 बराबर 0। बच्चों ये 3 इसके भाग में चला जाएगा तो ये हो जाएगा x² माइनस के 8x और माइनस के 1280 बराबर 0। अब बच्चों गुणा करने पे तो 1280 आना चाहिए और घटाने पे 8 आना चाहिए। तो इसके जब हम फैक्टर काटेंगे बच्चों तो ये 40 और 32 आ जाएगा, तो x² माइनस के तो 40x आ जाएगा और प्लस के 32x आ जाएगा। गुणा करने पे 40 मतलब गुणा करने पे 1280 आ जाएगा
और घटाने पर 8x आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस के 1280 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 40 आ जाएगा। यहाँ से प्लस के 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 40 आ जाएगा बराबर 0। बच्चों ये और ये हमारे सेम मिल गए। एक में आ जाएगा x माइनस के 40 और एक में आ जाएगा x प्लस के 32 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, x माइनस के 40 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो बच्चों यही आपको समझना है। ये अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको यहाँ पर और लिख देता हूँ। जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x हमने यहाँ पर किसको माना था। अब देखो बच्चों इसको जब आप निकालोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, x प्लस 32 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 32 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जो रेलगाड़ी की जो चाल निकल के आई है वो आई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही हमसे पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी बच्चों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो बच्चों यहाँ पर हमने 4.1 प्रश्नावली को कवर कर लिया है। बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रश्नावली समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बच्चों हम आपको फिर बता रहे हैं कि इस माधव स्टडी पॉइंट चैनल पर हम 10th का सिलेबस करंटली में हम करा रहे हैं और तकरीबन नहीं तो 2-2.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अंत में हम आपको अनसॉल्व्ड भी कराएंगे बच्चों और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम कराएंगे। तो बच्चों अब आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, इससे और बच्चों को लाभ मिल सके। तो बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 4.2 के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।